Assalamu alaikum, dear student. I hope so you all are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So in this lecture, we are about to practice pressure worksheet of paper 4. So let's start from the first question. So in the first question, figure 3.1 shows a person moving across an ice-covered pond to reach a ball on the ice. Explain why this way of moving across the ice is safer than walking. Use your understanding of pressure in your answer. So students, हमने एक फार्मूला हमने प्रेशर के कॉन्सेप्ट में हमने स्टार्ट में एक पढ़ा था, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A. क्लियर? हमने इसमें जो बात की थी वो ये की थी कि अगर हम किसी तरह एरिया को इंक्रीज कर दें तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, और इसी तरह अगर एरिया की वैल्यू को कम कर दिया जाए तो प्रेशर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. सो अगर आप किसी भी स्नो के ऊपर किसी बॉल को आप अप्रोच कर रहे हो या किसी ऑब्जेक्ट को आप अप्रोच कर रहे हो तो बेटा आपके पास जो एरिया इन कांटेक्ट है वो अगर कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. और यही वजह है कि आप जो स्नो में जब भी आप चलते हो, ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे जो स्नो है वो ज़्यादा हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो, तो उस कंडीशन में आप बजाय के वॉक करो वहाँ पे आप कोशिश करते हो कि आपकी जो पोजीशन है आइस के ऊपर वो कुछ इस किस्म की शेप की हो जाए. अगर इस किस्म की शेप की होगी तो क्या होगा कि एरिया इन कांटेक्ट जो है, यहाँ पे ये सारा एरिया इन कांटेक्ट है, ये एरिया ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर की वैल्यू जो कि स्नो के ऊपर एक्सर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. सॉरी, क्लियर? सो अब ऑब्वियसली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसको आंसर करने का भी एक मेथड होगा. इस मेथड को आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको जो आपके क्वेश्चन है उसकी जो गिवन मार्क्स हैं अगर वो ज़्यादा होंगे तो दैट्स मीन कि आपने प्रॉपर 3 पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा और आप स्टार्ट हमेशा फार्मूले से करोगे. सो हम बेटा स्टार्ट करते हैं फार्मूले से कुछ इस तरह कि सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, हियर प्रेशर इज inversely proportional to एरिया, या आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 over A. ओके, सो ग्रेटर contact area, lesser will be the force, lesser will be the pressure exerted on the snow. Hence, less chances of snow cracking. सो बेटा आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने एक रिलेशन से स्टार्ट किया और उस रिलेशन को फिर हमने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया कि प्रेशर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. सो जो अबव मेंशन कंडीशन में इस पर्सन की पोजीशन है, इस पोजीशन को अगर हम रिलेट करें आंसर के साथ तो हमारे पास जो इन कांटेक्ट एरिया है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो स्नो के ऊपर प्रेशर होगा वो कम अप्लाई होगा और चांसेस स्नो क्रैकिंग के वो उसी तरह डिक्रीज हो जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं हम. फिगर 3.2 shows a side view of the pond with a layer of ice floating freely on water. आपके पास यहाँ पे आइस है जो कि सॉलिड है. इसका मतलब है कि ये भी क्या एक्सर्ट कर रही है, अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. और यहाँ पे आपके पास पॉइंट x है जो कि डिस्टेंस या हाइट आपको गिवन है 0.45. क्लियर? सो आपको आगे डाटा में कुछ प्रोवाइड कर देता है इंफॉर्मेशन. द सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड इज, दैट्स मीन कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा शेप बना दूं और यहाँ पे मैं वाटर लिख दूं, हमने पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया पॉइंट x. ओके, ये जो डिस्टेंस है ये हमें मालूम है बेटा,
इस स्नो का जो सरफेस एरिया है वो है 5 मीटर स्क्वायर। मास गिवन है आइस की 690 kg। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और हाइट आपको गिवन है 0.45 मीटर। दैट्स मीन आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट x ड्यू टू आइस एंड वाटर। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो दो पॉसिबिलिटी है उसकी। दो पॉसिबिलिटीज क्या है, एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है ड्यू टू वाटर, एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है ड्यू टू आइस। क्लियर? सो हम यहां पे फार्मूला लिखते हैं P टोटल या Px इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस प्रेशर ड्यू टू आइस। ओके, सो वाटर ऑब्वियसली चूंकि फ्लूइड है लिहाजा हम इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे रो जी एच प्लस आइस चूंकि सॉलिड है और हमें डाटा के मुताबिक हमें एरिया गिवन है, दैट्स मीन हम इसके लिए ऑटोमेटिकली यूज करेंगे फार्मूला F/A। अब अगेन स्टूडेंट्स ख्याल रहे कि आपको फोर्स नहीं गिवन, इसकी जगह आपको मास गिवन है, लिहाजा यू हैव टू कन्वर्ट मास इनटू वेट बाय मल्टीप्लाइंग मास विद द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ and divide by area. The value of rho is 1000 I guess. Yes, gravitational field strength it's 10 and what about the height? It's 0.45 plus what is mass? Mass is 690 kg. Multiply again 10 and if you divide this factor with area that is 5, so you get your answer. The answer is 5762.4 पास्कल। क्लियर? इसको एक दफा बेटा दोबारा देख लीजिएगा कि आपको गिवन क्या है। आपको पॉइंट x के ऊपर प्रेशर फाइंड आउट करना है और पॉइंट x के ऊपर जो प्रेशर है वो टू टाइप्स का है, एक प्रेशर ड्यू टू वाटर है और एक प्रेशर ड्यू टू आइस है। सो प्रेशर ड्यू टू वाटर जब भी आप लोगे सो रो जी एच का फार्मूला लगाओगे क्योंकि ये फ्लूइड है, लिक्विड है। प्रेशर जब आइस लोगे तो आप फार्मूला लगाओगे F/A और आपको मालूम है कि आपके पास जो मास है वो गिवन है, वेट नहीं गिवन या कोई इनडायरेक्ट हमारे पास फोर्स नहीं गिवन, लिहाजा हमें मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेट में, दैट्स मीन हमें फोर्स में या लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमने रो जी एच फार्मूला यूज किया प्लस m × g डिवाइडेड बाई एरिया। F को हमने रिप्लेस किया, दिस F को हमने रिप्लेस कर लिया स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू mg। जब आपने ये वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया 5762.4। ये इसकी आंसर की स्टूडेंट्स आंसर मैच कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाइए तो आप स्टार्ट कर रहे हो फिगर 2.1 शोज वाटर स्टोर्ड इन अ रिजर्वायर बिहाइंड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। सो स्टूडेंट्स यहाँ से जब भी वाटर को हाई स्पीड से फॉल करवाया जाता है किसके ऊपर, एक टरबाइन के ऊपर, एक जनरेटर जो एक टरबाइन जो कि जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। सो ऑब्वियसली अभी जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ लिया है उनको तो इसकी जो वर्किंग है टरबाइन की वो बहुत आराम से क्लियर होगी, लेकिन जिन बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ मैग्नेटिज्म का तो उनके लिए बेटा हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि टरबाइन को रोटेट किया जाता है नॉर्थ साउथ की मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, और जब वो रोटेट करता है ये कॉइल यहाँ पे जब रोटेट करती है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्लियर हो गया? इसके बारे में फिर इंशाल्लाह हम मजीद डिस्कस करेंगे जब ये नेक्स्ट चैप्टर आएगा। हम करते क्या है, हाइट से, यहाँ पे स्टोर्ड वाटर है, काफ़ी हाइट पे हम वाटर को स्टोर करते हैं और उसको फिर हम नीचे की तरफ गिराते हैं जिसके रास्ते में टरबाइन होती है। तो अब पहला क्वेश्चन बेटा वो पूछ रहा है, स्टेट द फॉर्म ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर इन द रिजर्वायर दैट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपने बताना है कि जो वाटर है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई हुई है रिजर्वायर में जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के काम आ रही है। तो याद रखिएगा बेटा जब भी आप वाटर को स्टोर करते हो एट सम हाइट तो ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कुछ स्टूडेंट्स इसको पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देते हैं लेकिन वो करेक्ट नहीं है,
बेहतर है कि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है। आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगी, आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगी। सो बेटा बेहतर है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाए, जो कि एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सम हाइट। इस किस्म की डेफिनेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ भी लेंगे। ओके, द टर्बाइन इज 150 मीटर below the level of the water in the reservoir. Atmospheric pressure is 1 into 10 raised to power 5 Pascal. The density of water is 1000 kilogram per meter cube. Calculate the total pressure in the water at the turbine. Okay, हमें फाइंड आउट करना है टोटल प्रेशर। सो अगर आपने बेटा लेक्चर ध्यान से देखे हैं तो उसमें फार्मूला मैंने कुछ इस तरह लिखा था, P total is equal to pressure due to fluid. ओके, सो PF कर लें, फ्लूइड के लिए कर लें, प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, दैट्स मीन कि अगर आपको फाइंड आउट करना है टोटल प्रेशर तो आपको फ्लूइड के प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 into 10 raised to power 5 पास्कल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? It's 1000 kilogram per decimeter cube. So 10 will be the gravitational field strength value. And what about the height? It's 150 plus 1 into 10 raised to power 5 Pascal. And the answer will be 1.57 into 10 raised to power 6 Pascal. हमारे पास find out हमने कर ली है. Okay. Okay. The next question is, the turbine has a cross-sectional area of 3.5 meter square. Calculate the force exerted on the turbine by the water. अगेन बेटा लास्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने प्रेशर फाइंड आउट किया है और इस पार्ट में हमें एरिया गिवन है जो कि है 3.5 मीटर स्क्वायर। दैट्स मीन कि आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। प्रेशर में कितने ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है इस पूरे चैप्टर में, गिने चुने बेटा आपके पास फार्मूलाज हैं, 2-3 फार्मूलाज हैं जिनके अंदर वेरिएशन होती रहती है। सो आपको एज इट इज़ याद करने ही है फार्मूले और देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ वेरिएशन होती है। मैं एक शॉर्ट सी एक समरी बनाऊंगा जिसमें हम इस चैप्टर के सिर्फ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह की वेरिएशन हो सकती है, तो वो आपके लिए आसान भी हो जाएगा। ओके, सो P is equal to F over A. That's mean if you have to find out the force, what you have to do, you have to cross multiply pressure with area. So pressure, the value of pressure is we have find out in the previous part, it's I guess 1.57 into 10 raised to power 6. And what about the area? It's 3.5 and you get your answer, that is 5.6 into 10 raised to power 6 Newton. Okay, next part में students ये कहता है the water flows to the turbine through the pipe of a constant cross sectional area. Explain why the kinetic energy of the water in the pipe remains constant as it flows through the pipe. So simple सी बात है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। सो अगर स्टूडेंट्स वेलोसिटी कांस्टेंट है सो दैट्स मीन के काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर? तो हम जल्दी से लिख लेते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का है, लिहाजा मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूं और फिर सेकंड पार्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड, ओके, as shown in the formula. So if speed is constant, so kinetic energy must be constant as well, Okay, यहाँ एक और चीज़ हम एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि वो कह रहा है कि जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चूंकि कांस्टेंट है, लिहाजा वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो याद रखिएगा बेटा, एक छोटी सी चीज़ आपके नॉलेज में मैं ऐड कर दूँ कि अब यहाँ देखिएगा ज़रा, ये मैं एक पाइप बना रहा हूँ और इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया अचानक सेंटर से क्या होता है, थिन होता है, डिक्रीज होता है और फिर आगे जाके दोबारा एक्सपैंड हो जाता है। क्लियर? सो जैसे ही वाटर इस एरिया के अंदर एंटर होगा तो याद रखिएगा बेटा कि इस एरिया में जो स्पीड है वो नॉर्मल होगी, मतलब जितने आपने इनपुट में स्पीड दी है, जितने स्पीड से पानी जो है ये इस पाथ से गुजरना चाहता है वो नॉर्मल स्पीड है। फॉर एग्जांपल ये कितनी स्पीड हो गई, चलें आपकी आसानी के लिए मैं कह देता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड, मैं अपने पास से ले रहा हूँ। क्लियर हो गया? अब याद रखिएगा यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है, इमेजिन कर लो A1 है। क्लियर?
A1 दैट्स मीन के 5 है, 5 मीटर स्क्वायर है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से कर लें। क्लियर। अब यहाँ पे बहुत ज़रा आपने ध्यान देना है, जैसे ही मैंने एरिया को क्या किया बेटा, कम किया, वेलोसिटी जब इस पाथ से गुजरेगी तो वेलोसिटी अब 4 नहीं रहेगी इस पाथ पे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होके बेटा कितनी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, सिंपल सी अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप गार्डन में पौधों वगैरह को पानी दे रहे हो और उस पाइप को आप आगे से अपना थंब रख के पानी को दूर तक जब आप इंजेक्ट करते हो तो आप नोट करते हो ना कि जैसे ही आप थंब रखते हो तो वाटर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जब वो स्पीड इंक्रीज होती है तो पानी जो है वो बहुत दूर तक जाता है। इसका मतलब है कि एरिया इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। क्लियर। सो जैसे ही आपने एरिया कम किया, यहां से स्पीड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट्स मीन कि अगर आप एरिया चेंज नहीं कर रहे तो आपके पास वेलोसिटी का फैक्टर भी या स्पीड का फैक्टर भी चेंज नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। सो इसमें हम एक और एडिशन कर देते हैं एक लाइन की, हेंस क्वांटिटी ऑफ वाटर remains quantity of flow of water, okay, that's mean rate of flow per unit time, flow of water remains constant, that is area is inversely proportional to speed। okay, so बेटा ये मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, ये इसकी मार्किंग स्कीम है, इससे मैच कर लीजिएगा अपने आंसर भी। आप जरूर याद रखिएगा कि आपके आंसर जरूर इससे मैच होने चाहिए ताकि आपके मार्क्स डिटेक्ट होने के चांसेस ना हो। ऑब्वियसली आप अपने आइडियाज यूज कर सकते हो, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो ऑब्वियसली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से मैच करते हो। क्लियर हो गया। ये जो बेटा नीचे है ये मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट अटैच की हुई है, जो कि एग्जामिनर पेपर चेकिंग के बाद एक रिसर्च करके एनालिसिस करके हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लिखा होता है काफ़ी डिटेल्स के ए पार्ट में कौन सा पॉसिबल बेस्ट आंसर सही रहा और कौन से आंसर ऐसे थे जो कि सही नहीं थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आंसर पोटेंशियल एनर्जी वाज नॉट सफिशिएंटली प्रिसाइज नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा प्रिसाइज है। इसी तरह इन सारे पार्ट्स में आपको आंसर्स का एक एनालिसिस गिवन है, आपने ये ज़रूर पढ़ना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आपने कैम्ब्रिज में किस तरह से आंसर करना है, आपने वर्ड्स कौन से अच्छे चूज़ करने हैं और कौन से अच्छे वर्ड्स या कौन से करेक्ट आंसर लास्ट पेपर में वैलिड रहे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम मिलते हैं। यहाँ तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।